बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना कफ़ूर है और मैं एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो एडीएचडी है। लास्ट टाइम भी हमने इस बीमारी के बारे में बात किया था और लास्ट वीडियो में हमने इसके सिम्टम्स देखे थे, इसका एक ओवरव्यू देखा था कि ये बच्चों में किस तरह से रन करती है और ये किस तरह से चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जाती है और ये किस तरह की बीमारी है, इसके क्या कॉजेज़ हैं। आज हम इस वीडियो में इसका ट्रीटमेंट पे बात करेंगे कि इस बीमारी का क्या मैनेजमेंट है और इसको कैसे हम लोग वक्ती तौर पे मैनेज करते हैं, या इसमें से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है, साइकेट्रिस्ट क्या करता है, उस पर बात करेंगे। किसी भी ट्रीटमेंट प्लान में जो कोई डिसऑर्डर का होता है उसमें दो तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। पहला तो आप उसको साइकोलॉजिकली तौर पे मैनेज कर सकते हैं, दूसरा आप उसको फार्माकोथेरेपी से मैनेज कर सकते हैं। फार्माकोथेरेपी क्या होती है जी? आप मेडिसिन के ज़रिए उसको मैनेज कर सकते हैं। पहले तो आप साइकोलॉजिकली तरफ जाएं, अगर तो साइकोलॉजिकली मैनेज नहीं हो रहा तो फिर आप फार्माकोथेरेपी की तरफ जाएं। उसमें आप जिन सिम्टम्स के साथ बच्चा आ रहा है उसकी सीवियरिटी के हिसाब से वो क्या उसकी अलामतें ज़ाहिर हो रही हैं, उसके क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, उसका अगर साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट फेल हो गया है तो फिर उसको मेडिसिन की तरफ लेके जाते हैं और उसका उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली उसका मैनेजमेंट प्लान बनता है मेडिसिन के साथ। तो वो उस तरह से वो चला जाता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि जब स्टार्ट हो इस तरह की कोई अलामतें तो उसको जड़ से तभी पकड़ के साइकोलॉजिकली तौर पे ही उसको मैनेज कर दिया जाए और ये फार्माकोथेरेपी की तरफ बंदा ना ही जाए, उसे ना ही मेडिसिन खानी पड़े, क्योंकि फिर वो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा हो जाता है, सिम्टम्स मैनेज होने में मसला आता है, तो फिर वो थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले क्या किया जा सकता है साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट में, हम उसकी बात कर लेते हैं। उसमें बच्चे के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो उसको फॉर साइकोथेरेपी बच्चे को क्या मसला है, उसकी क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसका वो किस तरह से डिसऑर्डर है, हम पेरेंट्स को साइको एजुकेट करते हैं सबसे पहले कि उसकी बच्चा आपका किस तरह के डिसऑर्डर में मुब्तला है, उसको पढ़ने में मसला आ रहा है, उसके साथ क्या मसाइल चल रहे हैं, वो उसे अगर एडीएचडी है, उसको अटेंशन की कमी है, उसको क्या चीज़ उसको चाहिए, तो पेरेंट्स को साइको एजुकेट किया जाता है। फिर उसके बाद से पेरेंट्स को वो इस चीज़ से बताया जाता है। बाज़ औक़ात पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा जानबूझ के कर रहा है, या उसको बताई जाती हैं चीज़ें, उसको मना किया जाता है, वो फिर भी नहीं रुकता। तो पेरेंट्स को इस चीज़ से रिकग्नाइज़ कराया जाता है कि आपका बच्चा कोई लेम एक्सक्यूज़ेस नहीं बना रहा, कोई मजाक नहीं आपका उड़ा रहा, या कुछ भी इस तरह की नहीं बहाने बना रहा, वो वाकई ही किसी डिसऑर्डर से उसको कोई न्यूरोलॉजिकल मसला है, वो क्योंकि एक न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है तो उसको कोई ना कोई उसके ब्रेन में इशू चल रहा है जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं पढ़ने लिखने में, या उसको एक्टिविटीज़ करने में थोड़ा बहुत उसको मसला होता है। फिर जी क्या है जी, टीचर्स भी अक्सर कंप्लेन करती हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टीचर बेसब्रा इन्हें समझने लग जाती है, क्योंकि वो कहती हैं कि ये एक जगह बैठ नहीं सकते, कोई काम दे दो तो करना नहीं है, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं करना, बहुत हाइपर एक्टिव रहना, अटेंशन इनमें कमी होती है, तो टीचर्स भी कंप्लेंट्स करने लग जाती है। तो टीचर्स को भी फिर उसके बाद साइको एजुकेट किया जाता है कि जो बच्चे हैं वो कोई भी बहाना नहीं करे, उनके साथ कोई ना कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से कोई सिम्टम आ रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा इस तरह की हरकत कर रहा है। उसके बाद जी टीचर्स के फिर, क्योंकि बच्चा जो है हम लोग क्या पेरेंट्स को तो करते हैं साइको एजुकेट, उसके बाद टीचर के साथ स्कूल में मिलके बच्चे के मैनेजमेंट पे काम किया जाता है, क्योंकि बच्चे के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो स्कूल में भी आ रहे हैं, उसके घर पे भी आ रहे हैं। तो घर पे तो पेरेंट्स मैनेज कर लेते हैं, लेकिन स्कूल्स में क्या होता है कि टीचर्स के साथ साइकोलॉजिस्ट जो है वो साथ में उनके वर्क करता है, उनको साथ लेके चलता है, साइकोथेरेपी में उनको इन्वॉल्व करता है कि बच्चे को किस तरह के मसाइल आ रहे हैं और उसको आपने कैसे डील करना है, और उसकी बिहेवियर थेरेपी या साइकोथेरेपी के ज़रिए उसको कैसे मैनेज करना है। यहाँ पे फिर रिवॉर्ड पनिशमेंट वाली थेरेपी चलती है, तो फिर वो उसके साथ बच्चे के जो सिम्टम्स हैं उनको मैनेज किया जाता है। उसके बाद जी आप बच्चे की बिहेवियर मॉडिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं, और साइकोथेरेपी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है, फिर उसके बाद ग्रुप सेशंस आते हैं। ग्रुप सेशंस में आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे के ग्रुप सेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में मेरे ख्याल में, तो क्योंकि इसमें ग्रुप सेशंस में जब बच्चा बाकी जो लोग होते हैं उनके साथ ग्रुप में होता है तो बच्चा
क्योंकि जब उसे पता चला है कि मेरे साथ कुछ मिसाइल चल रहे हैं, तो बच्चे की सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा, किसी ने कहा जी तुम्हें तो समझ ही नहीं आती, तुम क्या नालायक हो, तुम हर चीज़ ख़राब करते रहते हो, तुम तो बैठ ही नहीं सकते। हर वक्त बच्चे को रोका टोकी, डांटना, ये वो चीज़ें चल रही होती हैं। तो बच्चा इन चीज़ों में अपनी सेल्फ इस्टीम लो समझने लग जाता है। तो बच्चा जब ग्रुप सेशन में होता है, तो ग्रुप एक्टिविटी में बच्चा अपने आप की, अपनी जो सेल्फ इस्टीम है, उसको बूस्ट मिलता है उसकी सेल्फ इस्टीम को, कि नहीं मैं अकेला नहीं हूँ इस चीज़ में। जब लोग सारे बैठे होते हैं, दूसरे बच्चे बैठे होते हैं, वो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, अपने सिम्टम्स शेयर करते हैं कि मुझे ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है। तो फिर बच्चा जो है अपनी सेल्फ इस्टीम जो है वो बूस्ट होती है कि नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। और इसमें फिर पेरेंट्स को भी मदद मिलती है। पेरेंट्स जो कि बच्चे के बहुत ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस है बच्चे पे वो बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है, और फिर उनकी भी सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है कि नहीं हमारे बच्चे के साथ ये मसला है, पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया। तो जब फिर वो दूसरे बच्चों को देखती हैं, दूसरे पेरेंट्स को देखती हैं ग्रुप में, सेशन में, तो वो क्या कहते हैं, उनको लगता है कि फिर उनका थोड़ा सा, उनका भी सेल्फ इस्टीम बूस्ट होता है कि हमारा अकेला बच्चा नहीं है, बाकी भी पेरेंट्स हैं जो कि इस डिसऑर्डर से डील कर रहे हैं, अपने बच्चे को वो कहीं ना कहीं से उठा रहे हैं। तो बच्चे क्या है जी, कई बच्चे जो हैं वो इन्हीं चीज़ों की हेल्प की वजह से अपने आप को रिकवर कर लेते हैं। तो फिर वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला जो फेज़ आ जाता है, उसके ज़रिए बच्चे की मैनेजमेंट की जाती है, और कई बच्चे ठीक भी हो जाते हैं। मोस्टली बच्चे ठीक हो जाते हैं। 5 to 10% बच्चे ऐसे होंगे जो जिनके सिम्टम्स अडल्टहुड तक भी चले जाते हैं, और कई जो हैं 2% या 3% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अडल्टहुड में जाके फिर उनकी सिवियरिटी बनने लग जाती है। वो भी कॉज कब आता है, जब आप उसको अर्ली एज में उसको ग्रैप नहीं करते, उसको ठीक करने के लिए तरफ नहीं जाते। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आप ये देखें, इसमें बच्चे की न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाज़ात बच्चे डार्क चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं, ठीक, या कोक वगैरह पी लेते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे ने अगर चॉकलेट खाई है या उसने कोक पी है, तो उसके बाद उसकी थोड़ी सी एक्टिविटी हाइपर एक्टिव हो गया है, थोड़ा सा वो उसके जो सिम्टम्स हैं इम्पल्सिविटी और इस तरह की सिम्टम्स उसके चेंज हुए हैं। तो ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा किस तरह के सप्लीमेंट्स ले रहा है। तो पेरेंट्स इस चीज़ में हेल्प कर सकते हैं कि हमारा बच्चे ने एक कोक पी तो उसके बाद उसको ऐसा कोई सिम्टम ज़ाहिर हुआ, उसके सिम्टम्स में सीवियरिटी थोड़ी सी बढ़ी है या नहीं, उसका लेवल चेंज हुआ है, तो पेरेंट्स इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, तो वो हेल्प आउट कर सकते हैं, बच्चे को हेल्प मिलती है ठीक होने में। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब उसकी न्यूट्रिशन देखने लग जाते हैं, तो फिर जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा कोक पीता है, रोज़ उसको कोक दी जाती है, और उसके बाद उसके सिम्टम्स सीरियस होते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्वेंटली बच्चे की वो आप परपेचुअली उसकी चेंज कर सकते हैं उसको। यानी कि अगर वो रोज़ की मिकदार से पी रहा है, तो उसके हफ्ते में 2 दिन कर दें, 3 दिन कर दें, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको कम कम की तरफ लेके जाएंगे। फिर उसके बाद कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं या फूड्स हैं, बच्चा हाइपर एक्टिव हो रहा है उसकी वजह से, तो उसमें भी उसकी भी मिकदार में थोड़ी सी कमी कर दें, ताकि बच्चे में वो सिम्टम्स जो हैं जो कि उसको ट्रिगर कर रहे हैं, उसकी डिसऑर्डर को ट्रिगर कर रहे हैं, तो वो उसकी सिवियरिटी को कम किया जाए। फिर वही आ जाता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन आ जाती है, जिसमें हम सिम्टम्स को जो ट्रिगर कर रहे होते हैं बच्चे को, सिम्टम्स जो बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से वो उसमें इनअटेंशन आ रही होती है, हाइपर एक्टिविटी हो रही होती है या इम्पल्सिविटी हो रही होती है, तो वो जो ट्रिगर करने वाले जो सिम्टम्स हैं या कोई इवेंट उसको ट्रिगर कर रहे हैं या कुछ भी, तो उसकी मॉडिफिकेशन की जाती है। किस तरह से की जाती है, बिहेवियर थेरेपी के ज़रिए उसकी मॉडिफिकेशन चेक की जाती है। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें फिर हम लोग एक बिहेवियर थेरेपी यूज़ करते हैं रिवॉर्ड पनिशमेंट की, तो उसके ज़रिए फिर ये सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चा जो है अपनी रोज़ की रूटीन में आ जाता है। माँ बाप को बताया जाता है कि आपका बच्चा जो बाकी के काम है वो भी कर सकता है, वो कोई बीमार नहीं है, उसको एक मामूली सा डिसऑर्डर है जो कि मैनेजेबल है, वो कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं है खुदा ना खास्ता कि उसमें वो ला इलाज है या कुछ भी है, उसको बस अटेंशन की कमी है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा उसमें थोड़ी सी हाइपर एक्टिविटी आ गई है, तो जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके स्कूल टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो उसमें प्रॉपर हेल्प आउट करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा दोबारा अपनी रूटीन के कामों में आ जाता है।
बच्चों को फिर वो अपनी डेली की एक्टिविटी जो शेड्यूलिंग है उसमें वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करने लग जाता है, वो प्रॉपर तरीके से अपने काम करना शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें पेरेंट्स का रोल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ स्कूल में टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको एडीएचडी के सिम्टम्स और उसका इलाज आपको समझाने में कामयाब रही होंगी। अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया या आपका बच्चा किसी ऐसे डिसऑर्डर से दो चार हो रहा है या आपने किसी और में ऐसे बच्चे में सिम्टम्स देखे हैं और जिसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो आप काइंडली उसको ज़रूर किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप लेके बच्चे की सिम्टम्स को मैनेज करवा सकते हैं, उसको मशवरा कर सकते हैं ताकि उसके अर्ली सिम्टम्स हैं उनको कैच आउट किया जाए और ताकि बच्चे की जितने भी सिम्टम्स हैं उनको सीवियरिटी की तरफ ना जाने दिया जाए। बाकी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।